क्या आपको पता है कि इंडिया को हब माना जाता है हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, और यहाँ इतने सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मीन्स जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, इतने सारे पेशेंट है कि हर 3 में से 1 भारतीय हाइपरटेंसिव से ग्रसित है। और गाइज आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें 3 गुना रिस्क होता है हार्ट अटैक आने का और 4 गुना रिस्क होता है स्ट्रोक आने का एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक 215 मिलियन से भी ज्यादा अपने देश में हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जनरली हाइपरटेंसिव पेशेंट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में और बताएंगे आपको कि कैसे हाइपरटेंशन से बचाव किया जा सकता है और आप कैसे हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके से हम हाइपरटेंशन को मैनेज करते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड से। सो गाइस बेसिक से समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और किस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि उनको हाइपरटेंशन हुआ है। जब आपका हार्ट पंप करता है, आपका हार्ट का काम ये है कि पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना ताकि हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल सके। और जब हार्ट पंप करता है तो वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से ब्लड पंप होके ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑर्गन तक जाता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि गाइस ये हार्ट है और ये ब्लड वेसल्स है। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्स से ब्लड इसमें सर्कुलेट करेगा। जब फोर्स से सर्कुलेट करता है तो ये कुछ प्रेशर इसके वॉल में एक्सर्ट करता है, मतलब एक वेव की टाइप है, वेव की तरह ही है। तो वेव क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। जितना इस वॉल में प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड प्रेशर हम नापे तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, उस समय जब हम इसको नापे कितना प्रेशर है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो अब जानते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में हम स्टेज 1, स्टेज 2 एलिवेटेड हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। सो एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से नीचे है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है और इसको हम mm/Hg में नापते हैं। सो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जनरली लेस देन 120 सिस्टोलिक और लेस देन 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अब गाइस जानते हैं कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैं आपको बता चुका हूँ कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायस्टोलिक जब हार्ट रेस्ट में रहता है, उस प्रेशर को बोलते हैं। सो अगर आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया फिल करना चाहिए कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 130 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो स्टेज 2 बोलते हैं। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन के लिए आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mm/Hg होना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और एक और कंडीशन होता है गाइस की हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब बोलते हैं जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से अबो हो और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 mm/Hg हो, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और इस कंडीशन में आपको एडमिशन लेना जरूरी है और आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेना जरूरी है, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। एक और कंडीशन होता है गाइस जिसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इस कंडीशन में जैसे ये हाइपरटेंशन नहीं होता लेकिन एक एलिवेटेड फॉर्म होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर स्लाइटली रेज होता है, मीन्स मोर देन 120 होता है और डायस्टोलिक में मोर देन 80 mm/Hg होता है। तो उस कंडीशन में जैसे कि आपने एक्सरसाइज कर लिया या फिर आपने टी कंज्यूम कर लिया, कॉफी कंज्यूम कर लिया या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इसमें निकोटीन होता है तो वो ब्लड प्रेशर को रेस करता है, तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब गाइस एक जनरल थ्योरी है कि अगर कोई बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 160 के अराउंड हो जाता है, लेकिन आफ्टर एक्सरसाइज अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो नॉर्मल है,
क्योंकि एक्सरसाइज के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है कि काउंटर मैकेनिज्म होता है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी कंपनसेट करना स्टार्ट कर देता है। सो आप एक्सरसाइज किए या फिर कुछ कॉफी कंज्यूम किए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल में आधे घंटे, कुछ में 2 घंटे, किसी में 5 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन वो एक टाइम लिमिट के बाद नॉर्मलाइज हो जाता है और लेस देन 120 हो जाता है। लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट में ऐसा नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई ही रहता है। वो आप आज भी अगर ब्लड प्रेशर आप डिटरमाइन करेंगे तो उनका एलिवेटेड रहेगा, कल भी एलिवेटेड रहेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है पेशेंट को, ना कि अगर स्लाइटली एलिवेटेड है तो उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलते। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन क्यों रिस्की है। अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रिस्की नहीं है, लेकिन अगर इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये आपके हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है और प्रोलॉन्ग टाइम में आपको हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। ये आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है और ज्यादा समय तक रहा तो आपको स्ट्रोक भी आ सकते हैं। ये आपके किडनी को भी डैमेज कर देता है, इसे हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, जिसमें आपका किडनी खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस एक और कंडीशन होता है जिसमें आपका आंख खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये रेयर है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली एलिवेटेड है तो आपको एक ऐसा समय आएगा जब आपका रेटिना भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। इन जनरल आपको स्फेग्मोमैनोमीटर से मॉनिटर करवाना चाहिए अपना ब्लड प्रेशर। अगर आप 40 प्लस हैं या 45 प्लस हैं तो आपको रेगुलर बेसिस में अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेकअप करवाना चाहिए। सो गाइस अब जानते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या होते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे और उसके बाद आपको अटेंशन लेना है। सो उसमें पहला है गाइस, मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर माना जाता है। आपको सालों साल तक आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रह सकता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सिम्टम भी नहीं आएंगे। जब वो सीवियर केस हो जाएंगे तभी आपको सिम्टम आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लकी पेशेंट होते हैं जो जिनमें स्टार्टिंग सिम्टम आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो हाइपरटेंसिव से ग्रसित है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये इसका कोई भी क्लिनिकल फीचर नहीं आता और ये साइलेंट किलर है। जब तक पता चलता है तब तक मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाए रहते हैं। सिम्टम आते हैं, आपको हेडेक होगा, जनरली आपके ऑक्सीपिटल रीजन में मींस बैक में आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, आपको धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पाल्पिटेशन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका धड़कन जोर जोर से धड़क रहा है। और गाइस आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है और आपके चेस्ट में पेन भी हो सकता है, जिसे कॉमनली एंजाइना बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण होता है। और कुछ कंडीशन में फैटिग भी हो सकता है, आपको हमेशा थकान महसूस होने लगेगा आपके बॉडी में। सो इसीलिए अगर ये कोई भी क्लिनिकल फीचर अगर आपको आ रहे हैं तो अपना गाइस आप ब्लड प्रेशर जरूर मॉनिटर करवाएं, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि जुवेनाइल हाइपरटेंशन होना भी स्टार्ट हुआ है। पहले मानते थे कि एक एज के बाद ही, सर्टेन एज लिमिट 45 या 50 क्रॉस के बाद ही हाइपरटेंशन होती है, बट अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो अब गाइस जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली में होता क्यों है, क्या इसके मुख्य वजह है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका। सो इसमें सबसे जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो रहते हैं वो एडियोपैथिक होते हैं, उनमें हमको कॉज ही नहीं पता, साइंस को अभी तक ये कॉज नहीं पता कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में बढ़ता क्यों है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में। लेकिन जो बचे मिनिमल जो माइनर पेशेंट है उनमें जनरली ब्लड प्रेशर का कॉज एड्रेनल कॉज हो सकता है या फिर किडनी में कुछ परेशानी हो सकता है, तभी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो गाइस अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर के बारे में। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक्चुअल में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। ये मेन कंडीशन है आपका जेनेटिक। आपका अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा प्रोन हैं कि आपको ब्लड प्रेशर एक सर्टेन एज के बाद होगा ही होगा। और दूसरा कॉज है गाइस स्मोकिंग। आप ज्यादा स्मोक करेंगे तो उसमें निकोटीन होता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, अल्कोहल भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आप अगर ओबेस हैं, आपका बीएमआई ज्यादा है, आप मोटे हैं और आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपको एक समय बाद आपको हाइपरटेंशन भी होगा, उसके साथ साथ आपको डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम सप्ताह में 4 दिन मिनिमम
30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करना चाहिए। एक सीकेडी पेशेंट में जिनको किडनी की परेशानी होती है, किडनी डिजीज होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ना आम है। और गाइस आप लंबे समय तक स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर मैं गाइस आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही आपका 40-45 प्लस क्रॉस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। सो ओल्ड एज भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपका एज बढ़ रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स है गाइस। उसमें से आपको मैं बताना चाहूंगा कि सॉल्ट कंजप्शन एक रिस्क फैक्टर मैं भूल गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है सॉल्ट कंजप्शन। आप बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड में जनरली सॉल्ट ज्यादा होता है, मोर देन 5 ग्राम पर डे। अगर इससे ज्यादा आप सॉल्ट ले रहे हैं तो आप प्रोन हो जाएंगे हाइपरटेंशन के। सो इसीलिए गाइस सॉल्ट इंटेक को कम कीजिए और ये ट्राई कीजिए कि आपके डाइट में सॉल्ट 5 ग्राम पर डे से कम हो। और गाइस दूसरा ये है कि आप स्मोकिंग, अल्कोहल आज ही स्टॉप कर दें। और तीसरा है गाइस कि रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज, मिनिमम एक्सरसाइज आपको सप्ताह में 4 दिन कम से कम 30 मिनट तक आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो और बेटर है, लेकिन ये मस्ट है, इतना तो मिनिमम करना ही होता है रेगुलर एक्सरसाइज। गाइस चौथा है कि आप अपना स्ट्रेस कम कीजिए। स्ट्रेस होने के कारण कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसलिए स्ट्रेस ना लीजिए गाइस और शांत रहिए। अब गाइस बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड से। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और ये सिंपल स्टेप करने से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उनको मेडिकेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो डिजास्ट्रस हो सकता है, उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं, उससे स्ट्रोक भी आ सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर मैनेज करना बहुत जरूरी है। पहले प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करते हैं, फिर हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग यूज करते हैं वो ACE2 इनहिबिटर यूज करते हैं या फिर ARB यूज करते हैं, जिसमें से सबसे जो पॉपुलर है इनालाप्रिलेट यूज करते हैं और टेलमिसार्टन यूज करते हैं। और दूसरा जो गाइस सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो यूज करते हैं CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये जितने भी ड्रग है वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। सो इसमें जो फेमस है गाइस वो सिल्निडिपिन है और एम्लोडिपिन। ये दो आप कॉमनली सुने होंगे ड्रग का नाम। और जो थर्ड लाइन ऑफ ड्रग है वो थायराइड को यूज करते हैं, जिसमें कि क्लोरथाइलोन और बहुत सारे हैं जो कॉमन यूज करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। और जो लास्ट में यूज करते हैं, कुछ डॉक्टर से फर्स्ट लाइन ड्रग भी यूज करते हैं जो कि है बीटा ब्लॉकर। उसमें जो कॉमनली यूज करते हैं मेटोप्रोलोल यूज करते हैं या फिर एटेनोलॉल यूज करते हैं। अभी रिसेंट गाइडलाइंस में ये पाया गया है कि मोनोथेरेपी बेस्ट नहीं है, आपको हमेशा ड्यूअल थेरेपी से स्टार्ट करना चाहिए। जो रिसेंट गाइडलाइंस यही बोलता है कि अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन से डायग्नोज हुआ है तो उनको ड्यूअल थेरेपी देना चाहिए, ना कि मोनोथेरेपी। पहले डॉक्टर्स क्या करते थे, मोनोथेरेपी से स्टार्ट करते, पहले ACE इनहिबिटर देते थे, फिर अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो CCB देते थे, फिर उसके बाद थायराइड देते थे। बट अब आपका गाइडलाइंस ये बोलता है कि अगर पेशेंट डायग्नोज हुआ है तो उसको ARB प्लस CCB दे सकते हैं, मीन्स ड्यूअल थेरेपी, 2 ड्रग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड है, इसमें मोर्टालिटी कम होता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गाइस हाइपरटेंसिव इतना ब्रॉड टॉपिक है कि एक सिंगल वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो एक सिंगल वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। सो इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अवेयर हो जाएं, ताकि उनको भी इन फ्यूचर हाइपरटेंशन ना हो। एंड थैंक यू गाइस।